एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एडमिशंस इन भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। एडमिशंस चालू होती है सेक्शन 15 से। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ज़्यादा सेक्शंस नहीं है इसमें। इट स्टार्ट्स विद सेक्शन 15 एंड टिल सेक्शन 21 इट कंक्लूड्स। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 15 जहाँ पे एडमिशंस को डिफाइन किया गया कि एडमिशन होता क्या है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इट स्टेट्स एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल डॉक्यूमेंट्री contained in electronic form which suggests any inference to any fact and issue or relevant fact and which is made by any of the persons and under the circumstances that is hereinafter mentioned. Simple definition. Let's get back to my barracks. Let's get back to my notes. Admission defined in section 15. क्या डेफिनेशन मैंने सेम यहीं पे लिखी है। देखो एडमिशन की डेफिनेशन क्या है। कोई भी स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट का फॉर्म क्या है, ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इवन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है। ओके सो कोई भी स्टेटमेंट जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू अ फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट। विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कोई भी ओपिनियन या कोई भी कंक्लूजन। ओके सो एनी स्टेटमेंट विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट and which is made by any of the person and under the circumstances that hereinafter mentioned. hereinafter mentioned मतलब आगे के sections में अब हमको पता चलेगा कि कौन से लोग, कौन से persons can make admission and under what circumstances admissions can be made. हम आगे के section में देखेंगे। hereinafter mentioned. उससे पहले let's come back to this line which says which suggests any inference to the fact and issue or relevant fact. inference का मतलब से इन्फ्रेंस का मतलब हम समझेंगे एग्जाम्पल से, जो कि फैक्ट एंड इशू का एग्जाम्पल है। फैक्ट एंड इशू क्या होता है? फैक्ट एंड इशू किसी भी केस में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि केस है ए मर्डर्ड बी। अभी तक बहुत बार ले चुकी हूँ मैं ये एग्जाम्पल। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो इसमें फैक्ट एंड इशू का एग्जाम्पल में हमने केस लिया जिसमें ए ने मर्डर किया है बी का। तो इसमें फैक्ट्स एंड इशू क्या बन रहे हैं कि वेदर ए कॉज्ड बीज डेथ, वेदर ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ एंड वेदर ए वाज प्रेजेंट एट द टाइम एंड प्लेस व्हेन बी वाज मर्डर्ड। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ओपिनियन या कंक्लूजन। ठीक है, तो एनी स्टेटमेंट विच सजेस्ट एनी ओपिनियन और कंक्लूजन टू द फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो अगर कोई पर्सन, समझ लो सी, ठीक है, सी जो कि बी जिस बिल्डिंग में रहता था उसका पड़ोसी था। ओके यहाँ पे बी का मर्डर हुआ। बी एक बिल्डिंग में रहता था, ही यूज्ड टू लिव इन एन अपार्टमेंट इन अ फ्लैट, जहाँ पे सी जो था उसका नेबर था। ओके तो जब ए बी को मर्डर करने आया तो उसने ए को देखा बी के घर में घुसते हुए। किसने? सी को। तो अगर सी ये कोर्ट में जाके एडमिट कर ले, स्टेटमेंट बोल दे कि ही सॉ ए अप्रोचिंग बीज फ्लैट और बीज हाउस। ओके ही सॉ एंड एट सच टाइम जिसमें प्रोबेबल है कि ए ने ही मर्डर किया बी का। ठीक है, अभी ये केस चल रहा है तो हम लोग एविडेंस ए की तरफ से भी लाएंगे, बी की तरफ से भी लेके आएंगे। बी तो में से मर चुका है बट बी का लॉयर एटलीस्ट उसको वो करेगा, है ना, क्योंकि ही इज प्रोसिक्यूटिंग ए। तो ए अपने आप को डिफेंड करेगा एंड बी इज प्रोसिक्यूटिंग, बी इज लॉयर इज प्रोसिक्यूटिंग ए। तो सी बोलता है, जो कि नेबर है, कि ही सॉ बी। तो सी क्या कर रहा है यहाँ पे? सी अपनी स्टेटमेंट से, जिस स्टेटमेंट को हम लोग एडमिशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी स्टेटमेंट से जो है एक इन्फ्रेंस, एक ओपिनियन दे रहा है इस फैक्ट एंड इशू के बारे में। फैक्ट एंड इशू क्या है हमारा? वेदर ए वाज प्रेजेंट एट द टाइम एंड प्लेस व्हेन बी वाज मर्डर्ड। ये एक इन्फ्रेंस, एक कंक्लूजन, एक ओपिनियन दे रहा है, क्योंकि मैंने बताया इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? एनी ओपिनियन और एनीथिंग दैट यू कैन बिलीव एग्जिस्टेड और डिडंट एग्जिस्टेड। सो इट्स जस्ट एन ओपिनियन। फॉर में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है। एडमिशन मतलब कि अगर ये जो सी है ये अभी जा रहा है बी की साइड से, राइट, बी के लिए एविडेंस दे रहा है कि बी का मर्डर का जो प्रोसिक्यूशन है वो स्ट्रांग हो, जो उसके मर्डर का जो प्रोसिक्यूशन का साइड है वो स्ट्रांग हो, राइट। ए के अगेंस्ट जा रहा है सी, तो ये फॉर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। सो एनीथिंग, एनी स्टेटमेंट दैट्स बीन गिवन बाय अ पर्सन सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस टू अ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ये हमारा फैक्ट एंड इशू है ना, और रेलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो कि फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है। तो कोई भी अगर
any person that's making any statement will act as an admission if it gives an inference or if it suggests an inference to a fact niche or relevant fact. ये हमारी जो है सेकंड स्टेटमेंट बोलती है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की. ये वाली स्टेटमेंट ये बोलती है. ओके, तो ईजी है, कुछ नहीं है. एडमिशन इज जस्ट अ स्टेटमेंट. इट कैन बी ओरल, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इट्स जस्ट एन इन्फ्रेंस टू द रेलेवेंट फैक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड इट विल बी मेड बाय पर्सन्स एंड इन सर्कमस्टांसेस, जो कि अभी हम पढ़ेंगे आगे वाले सेक्शंस में. एक और डेफिनेशन यहाँ पे ये दी हुई है. द एक्सप्रेशन एडमिशन मीन्स वॉलेंट्री एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एक्जिस्टेंस और ट्रुथ ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट. एडमिशन का मतलब होता है वॉलेंट्री, मतलब अपने आप से, विलिंगली, अपनी चॉइस से एक्नॉलेज करना एग्जिस्टेंस का ऑफ और ट्रुथ ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट. किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को या सच्चाई को एक्नॉलेज करना, उसको मानना ही एडमिशन है. ये थोड़ी अनऑफिशियल डेफिनेशन बिकॉज ये बेयर एक्ट में नहीं दी है. दिस इज लाइक मोर प्रोफेशनल डेफिनेशन बिकॉज ये बेयर एक्ट सेक्शन 15 में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सेक्शन 15 में एडमिशन की डेफिनेशन दी हुई है. उसके बाद लेट्स जंप टू सेक्शन 16. लेट्स सी सेक्शन 16 क्या बोलता है. सेक्शन 16, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट. अब देखो, हमने 15 में पढ़ा था कि कौन कौन से पर्सन एडमिशन दे सकते हैं, जो कि हम इसके बाद सेक्शंस में बताएंगे. तो पहले सेक्शन 16 में बताया जा रहा है कि पीपल हु कैन गिव एन एडमिशन और पीपल हु कैन प्रेजेंट एन एडमिशन. तो सेक्शन 16 बता रहा है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट. इसके टाइटल में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है कि या तो पार्टी एडमिट कर सकते हैं या तो इसका एजेंट, बट इसका जो अंदर का कंटेंट है वो बताएगा कि और कौन कौन लोग एक एडमिशन दे सकते हैं. पर्सन्स हु कैन एडमिट. सेक्शन 16 बेसिकली अगर शॉर्ट में बताऊं तो सेक्शन 16 कवर्स ऑल द पर्सन्स हु कैन गिव एन एडमिशन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. सबसेक्शन 1 बोलता है इसका स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू अ प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी हुम कोर्ट रिगार्ड्स टू बी ऑथराइज्ड आर एडमिशंस. सिंपल है, कोई भी पार्टी टू द प्रोसीडिंग की किसी भी क्रिमिनल केस में, क्योंकि हम बीएसए पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल केस की बात करते हैं. किसी भी क्रिमिनल केस में दो पार्टीज होती हैं हमेशा. फर्स्ट वी हैव प्रोसिक्यूशन और देन वी हैव डिफेंस. तो दोनों पार्टी एडमिशन कर सकती हैं. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट जो कि एक पार्टी करती है उसको हम एडमिशन बोलते हैं. दूसरा, दोनों पार्टीज का कोई भी एजेंट हो. एजेंट समझ लो, या तो एडवोकेट हो सकता है या तो कोई एजेंट हो सकता है. एजेंट क्या मतलब होता है? पार्टी ने जिसको ऑथराइज किया है उसका केस संभालने के लिए, उसके बिहाफ में एविडेंस देने के लिए. तो वो भी एजेंट अगर कोई भी स्टेटमेंट बोलता है तो उसको भी हम एडमिशंस कंसिडर करेंगे. ये हमारा सबसेक्शन 1 बोलता है. इजी, कोई भी स्टेटमेंट जो या पार्टी बनाती है, पार्टी का एजेंट देता है, वो स्टेटमेंट्स को हम एडमिशंस कंसिडर करते हैं और वो ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं. सबसेक्शन 2 बोलता है स्टेटमेंट्स दैट्स मेड बाय. पहला, पार्टी टू सूट्स suing or sued in representative character are not admissions unless they were made while holding that character. तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? पार्टीज टू सूट, मतलब जब किसी भी सूट में, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो पार्टीज हैं दैट आर सूड इन देयर रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर. रिप्रेजेंटेटिव का करेक्टर का मतलब होता है कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रस्टीज, कंपनी के ट्रस्टीज हो गए, सीईओ हो गए, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए. सिर्फ कंपनी के अलावा अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखो तो स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है ना, बिकॉज ही होल्ड्स दैट पोजीशन. कोई भी पर्सन होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अ स्कूल प्रिंसिपल, और जब हम उसको स्कूल प्रिंसिपल की कैपेसिटी में स्यू कर रहे हैं, स्कूल प्रिंसिपल की कैपेसिटी में स्यू कर रहे हैं मतलब जो केस हमने फाइल किया है वो हमने एज अ पर्सन नहीं किया, उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं किया है, बट दैट पर्सन बीइंग अ स्कूल प्रिंसिपल हमने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया है. तो ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में एडमिशंस जब कोई भी पर्सन देता है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी केस में जैसे ए और बी पार्टीज है एंड ए इज अ स्कूल स्टूडेंट एंड बी इज द प्रिंसिपल. ओके, तो जो बी है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में जो भी एडमिशन देगा, बी जो हमारा प्रिंसिपल है, मतलब कि जब तक कि वो स्कूल का प्रिंसिपल है, जो भी स्टेटमेंट्स देगा उसको एडमिशंस कंसिडर किया जाएगा. बट जब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर छोड़ देता है, मतलब व्हेन ही सीजेस टू बी अ प्रिंसिपल और व्हेन ही रिजाइंस, उसके बाद अगर वो कोई भी स्टेटमेंट्स देता है तो उनको एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 2 का 1. सेक्शन 2 का 1 वही बोल रहा है इन द नेगेटिव सेंस, मतलब पार्टीज टू सूट है ना. इसमें ए और बी जो है वो एक पार्टी है. जो एग्जाम्पल है मैं इसको लिख ही लेती हूँ, इट्स बेटर अंडरस्टैंडेबल दैट वे. ओके, सो जो ए और बी है वो पार्टीज हैं, राइट. पार्टीज टू अ सूट है, इसमें जो बी है वो अपना प्रिंसिपल है एंड ए इज अ स्टूडेंट. ठीक है,
स्टूडेंट स्यू कर रहा है प्रिंसिपल को फॉर एनीथिंग। तो जब तक ये प्रिंसिपल अपनी प्रिंसिपल की पोस्ट में रहता है तब तक ये जो भी स्टेटमेंट्स देता है उन स्टेटमेंट्स को एडमिशंस कंसिडर किया जाएगा टिल ही इज इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, टिल दैट पर्सन इज इन हज रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ अ प्रिंसिपल। वो भी जो भी स्टेटमेंट्स देगा उसको बोलेंगे हम एडमिशंस। ये हमारा बोलता है सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2, ओके, सबसेक्शन 2 का 1, दैट व्हाट इट सेज। चलो अब 2 का बी करते हैं। बी क्या बोलता है, पर्सन्स फ्रॉम होम पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग द स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जिसने अपना इंटरेस्ट इन द सूट डिराइव किया है किसी और पर्सन से, वो पर्सन जिससे उन्होंने वो इंटरेस्ट डिराइव किया है वो पर्सन भी अगर कोई स्टेटमेंट देता है सो दैट स्टेटमेंट बिकम्स एन एडमिशन। एग्जाम्पल, लेट्स डू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है कि ए और बी के बीच में एक केस चल रहा है या सूट चल रहा है जिसके अंदर दे आर इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। ठीक है, ये जो बी ने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, एक्वायर मतलब बी को जो प्रॉपर्टी मिली है वो मिली है सी से, जो है बी का दादा, ग्रैंडफादर। ओके, सी इज बी का ग्रैंडफादर और उससे उसने प्रॉपर्टी डिराइव की और ये जिंदा है, ही इज अलाइव। ओके, केस हमारा चल रहा है ए और बी के बीच में, पार्टी टू द सूट्स है ए और बी, बट सी इज द ग्रैंडफादर एंड ही इज द प्रेडेसेसर, प्रेडेसेसर बोलता है इनको जिनसे आप अपना इंटरेस्ट डिराइव कर रहे हो, एंड बी इज द सक्सेसर। ओके, तो बी से पहले प्रॉपर्टी थी सी के नाम क्योंकि वो उसका दादा है, राइट, उसका वो जो है वो पर्सन है जिससे उसने अपना इंटरेस्ट डिराइव किया है इस सूट में। तो कोई भी स्टेटमेंट जो कि सी देगा इस सूट में, उस स्टेटमेंट को हम एडमिशन कंसिडर करेंगे। और सी के पास राइट है अंडर सेक्शन 16 का 2 का, आई थिंक 2 का बी, राइट, 2 के 2 का बी, सबसेक्शन 2 के 2 का बी, उसके पास राइट है अपनी जो स्टेटमेंट्स है वो देने का, और इन स्टेटमेंट्स को हम एडमिशंस कंसिडर करेंगे फॉर बी, बी के केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बी के अगेंस्ट आई डोंट नो बट फॉर ही होगा मोस्टली। तो बी के लिए जो भी अगर स्टेटमेंट्स दे रहा है, सी बीइंग द ग्रैंडफादर बीइंग द पर्सन दे हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट, किसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो उस केस में जो है सी का जितना भी स्टेटमेंट है वो हम लोग एडमिशन कंसिडर करेंगे इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। अगेन कंटिन्यूएंस रहनी चाहिए उस इंटरेस्ट की, मतलब कि ये जो ग्रैंडफादर है ही मस्ट बी स्टिल इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी। इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी मतलब ये जो बी भले इसका पोता है एंड यू नो बी इज द ग्रैंड सन, ही इज फाइटिंग द केस फॉर सी। ओके, बट सी अगर वो अपनी प्रॉपर्टी जिस पे केस चल रहा है वही बेच दे, है ना, तब वो एडमिशंस नहीं दे सकता, या फिर वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली बी को बेच दे या किसी और थर्ड पर्सन को बेच दे, तब जो उसका ड्यूरेशन है वो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट का, वो जो उसका करेक्टर है वो ब्रेक हो जाएगा, और उस करेक्टर के ब्रेक होने की वजह से जो है सी की स्टेटमेंट्स को एडमिशंस नहीं मानेंगे। हमने अभी इसमें भी पढ़ा था ना रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में कि अगर प्रिंसिपल ने रिजाइन कर लिया पोस्ट से, राइट, ए और बी जो था हमारा केस चल रहा है, ए इज अ स्कूल स्टूडेंट, बी इज अ प्रिंसिपल, अगर बी ने रिजाइन कर लिया और उसके बाद कोई स्टेटमेंट दे रहा है वो, तो उन स्टेटमेंट को हम एडमिशन कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो स्टेटमेंट उसके रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में नहीं बनी है। ओके, वैसे इस केस में अगर जो सी है हमारा ग्रैंडफादर है वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देगा आफ्टर डिसॉल्विंग हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, देन उन स्टेटमेंट्स को वी वॉन्ट कंसिडर एज एडमिशंस। That what it should be made in the continuance of its character and that person shall be still interested in that property. That was section 16। इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से persons जो हैं they can make a statement। Now let's move further। This is our section 16 का debrief है ये पूरा।
ब्रीफ में लिखा हुआ है कि पीपल हु कैन मेक एडमिशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट यही है कि एडमिशन बाय पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, दिस इज ऑल माय नोट्स। तो पार्टी कर सकती है प्रोसीडिंग की एडमिशन। दूसरा है एडमिशन बाय एजेंट, ये भी हमने सम सेक्शन 1 में पढ़ा है। इसका ये केस देख लो, अच्छा केस है। इसका नाम है श्रीचंद गुप्ता वर्सेस गुलजार सिंह 1992। इसमें क्या है, द एडमिशन ऑफ एन एजेंट आर एडमिसिबल बिकॉज द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट डन इन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। तो हम एजेंट को क्यों अलाउ करते हैं एडमिशन या स्टेटमेंट देने का, बिकॉज एजेंट के जितने भी काम हैं जो कि प्रिंसिपल ने उसको या फिर जो उसको पार्टी ने ऑथराइज किया करने के लिए, जब वो काम करे तो दैट काम becomes binding, that acts become binding on the person who has authorized him to do such act. तो एजेंट के ऊपर फिर वो जो एजेंट जो भी काम करता है वो हमारे प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बाइंडिंग हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड, विच इज स्टेटमेंट मेड इन द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। मैंने पहले बताया था, अगर कोई भी पर्सन जो कि अपना करेक्टर एज अ ट्रस्टी होल्ड करता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया, उसके बाद सीईओ हो गए कंपनी के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, जितना भी ये रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है, अगर उसमें कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो स्टेटमेंट को एडमिशन मानेंगे। बट आफ्टर सीजिंग और आफ्टर getting away from that representative character, if they are making any statement, that statement would be admissible as an admission. फिर है एडमिशन बाय पर्सन्स हु हैव एनी proprietary or pecuniary interest, already discussed. And at last we have admissions by persons from whom the parties to the suit have derived their interest. That is section, that is point, 5th point. एंड सेक्शन दिया हुआ है हमारे सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। वी जस्ट डिस्कस। इसका केस देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है हरिहर राजगुरु मोहापात्रा वर्सेस नवकिशोर राजगुरु मोहापात्रा 1962. It's not by reason of a person's relationship to the litigation that the admission of one can be used against the other. It must be because of some privity of title or obligation. मतलब कि जो पर्सन केस में उलझा हुआ है, जो पर्सन केस में इन्वॉल्व है, वो पर्सन के रिलेशनशिप टू द पर्सन फ्रॉम होम दे हैव डिराइव्ड इन ट्रस्ट की वजह से हम लोग उसके स्टेटमेंट्स को एडमिशन कंसिडर नहीं करते। मतलब कि ये जो हमने एग्जांपल लिया था अभी, इसमें ए और बी इन्वॉल्व है ना केस में, तो हमारा जो ये केस लॉ है मोहापात्रा वाला 1962 का जो मैंने अभी पढ़ा, वो ये बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज इनके बीच में ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसकी स्टेटमेंट्स को एडमिशन नहीं कंसिडर करते। वी कंसिडर इट एज एन एडमिशन बिकॉज ऑफ प्रिविटी ऑफ टाइटल एंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन। देयर मस्ट बी एन ऑब्लिगेशन, ड्यूटी होनी चाहिए ग्रैंडफादर की, बिकॉज दे हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट फ्रॉम हिम, और एक प्रिविटी ऑफ टाइटल की वजह से। दैट इज द केस लॉ। चलो अब पढ़ते हैं सेक्शन 17, सेक्शन 16 के बाद। सेक्शन 17 क्या बोलता है, स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लायबिलिटी इज नेसेसरी टू प्रूव अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशंस इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी रेलेवेंट अगेंस्ट सच पर्सन्स इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लायबिलिटी इन द सूट brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupy such position or subject to such liability. ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है इसको हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है मैंने इलस्ट्रेशन से उठाया, जो इसके नीचे दी हुई है सेक्शन 17 के, वहां से देख लेना। इसमें क्या होता है, ए जो है, ए इज अ पर्सन जो कि बी के लिए रेंट कलेक्ट करता है किराएदारों से। ठीक है, किराएदार मतलब बोले तो टेनेंट, एंड सी इज अ टेनेंट, सी इज अ किराएदार। तो बी स्यू करता है ए को, क्योंकि ये इसके लिए किराया इकट्ठे करता है, मतलब जमा करता है, इसको किराया देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जमा करके बी को कलेक्टिवली देता है। तो बी स्यू करता है ए को कि तूने सी से किराया ढंग से नहीं लिया, और सी जो है उसको अभी मेरे को किराया देना है 1 महीने का, तूने ढंग से किराया नहीं कलेक्ट किया, एंड देयरफॉर बी स्यूज ए। अब इन दोनों का सूट है, इन दोनों के बीच में हमारे लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो ए क्या बोलता है उस सूट में अपने डिफेंस में कि सी कोई भी किराया देने के लिए लायबल नहीं है बी को, क्योंकि सी ने सारा किराया दे दिया। ठीक है, ए ये बोलता है कि सी को कोई भी किराया देने की जरूरत नहीं है। सूट सी के बीच में नहीं है किसी के भी तरीके से, या सी को कोई स्यू नहीं कर रहा है। सी इज जस्ट अ टेनेंट जो कि अभी डिस्प्यूट पे चल रहा है। तो ये बोलता है कि इसको किराया देने की जरूरत नहीं है बी को। कौन? ए बोलता है ये बात, ये स्टेटमेंट देता है। तो अगर हम सेक्शन 17 के हिसाब से देखें तो सेक्शन 17 बोल रहा है कि स्टेटमेंट्स दैट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन, और यहाँ पे और दिया हुआ है लायबिलिटी, बैरक में दिया हुआ है लायबिलिटी, मैंने यहाँ लिखी नहीं है। तो स्टेटमेंट दैट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लायबिलिटी इज नेसेसरी टू प्रूव अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट। अब ए ने ये बोला, ठीक है, अपने डिफेंस में, तो बी इसके अगेंस्ट सी को लेके आया, और सी ने ये बात बोली कि मेरे को किराया अभी भी देना है बी को, मेरे पास ड्यू है किराया ऑन
बी। ये बात कौन बोल रहा है? सी बोल रहा है। तो सेक्शन 17 यही बोलता है कि जो कोई भी स्टेटमेंट है ना, इसने ये स्टेटमेंट दी, किसके लिए दी? बी के फॉर में दी, बी के सपोर्ट के लिए दी। और क्या बोला उसने? कि मुझे अभी भी बी को किराया देना है। ये स्टेटमेंट जो कि दैट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लायबिलिटी इज नेसेसरी टू प्रूफ। नेसेसरी टू प्रूफ क्यों है? इसकी पोजीशन एज अ टेनेंट और इसकी लायबिलिटी ऑफ द किराया ऑफ द रेंट ड्यू ऑन हिम क्यों जरूरी है प्रूफ करना? बिकॉज ए ने अपने डिफेंस में बोला था कि सी को कोई भी किराया नहीं देना है बी को, इसलिए उसकी जो पोजीशन और लायबिलिटी है वो प्रूफ करना जरूरी बन गया। तब कोई भी स्टेटमेंट जो सी देता है, जब उसकी पोजीशन और लायबिलिटी प्रूफ करना जरूरी है किसी भी केस में, वो स्टेटमेंट इवन दो सी जो है पार्टी नहीं है, वो स्टेटमेंट्स बन जाती हैं एडमिशंस अंडर सेक्शन 17। ओके, तो क्या स्टेटमेंट थी इसने? ये स्टेटमेंट कि जो मेरे ऊपर, मी बीइंग अ टेनेंट, मेरे ऊपर जो किराया है वो ड्यू है, अभी भी मेरे पे रेंट ड्यू है बी का, बी को मुझे देना है रेंट। ये स्टेटमेंट बन जाएगी एडमिशन अंडर सेक्शन 17। क्यों? क्योंकि द पोजीशन एंड लायबिलिटी ऑफ सी बीइंग अ पर्सन इज नेसेसरी टू प्रूव अगेंस्ट ए इन द सूट बिटवीन ए एंड बी। एक और कंटेंशन, एक और स्टेटमेंट है हमारे सेक्शन 17 में, अगर आप आगे पढ़ो तो ये बोलता है कि सच स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट अगेंस्ट सच पर्सन्स। तो अगर ये स्टेटमेंट्स जो सी दे रहा है इट इज रेलेवेंट मतलब कि वो कनेक्टेड है उस केस से, तो वो स्टेटमेंट्स एडमिशंस बन जाती हैं। ये एक और कंडीशन है कि वो स्टेटमेंट्स जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। ओके, सो दे बिकम रेलेवेंट, दे शुड बी अगेंस्ट दैट पर्सन, बट अगेंस्ट फॉर में दे रहा है तो नहीं मानी जाइए, बट इट शुड बी अगेंस्ट सच पर्सन्स। कौन पर्सन्स? सी अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है ना, यहाँ पे वो ये अगेंस्ट में दे रहा है कि मेरे पे किराया अभी भी ड्यू है बी का। सो देयरफॉर एनी स्टेटमेंट शॉल बी रेलेवेंट टू द फैक्ट एंड शो रेलेवेंट फैक्ट एंड शॉल बी अगेंस्ट द पर्सन। ये हो गया हमारा सेक्शन 17। आई होप यू आर क्लियर विद सेक्शन 17। उसके बाद है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बहुत ईजी वाला है हमारा, बहुत 2 लाइन का सेक्शन है। उसके साथ साथ ये बेसिकली बोलता है कि कोई भी पर्सन को अगर आप रिफर कर रहे हो फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि कभी भी आपके पास किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप किसी दूसरे पर्सन, थर्ड पर्सन से जाके उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलते हो या पूछते हो, यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, तो उस थर्ड पर्सन की इन्फॉर्मेशन जो है वो जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है, वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिशन बन जाता है अंडर सेक्शन 18। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रिफर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशंस, है ना। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी पर्सन के द्वारा दी गई है, बाय टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रिफर्ड, मतलब पार्टी ने, जब ए और बी अगर पार्टी है, ठीक है, एक बार इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझ लो ए और बी हमारा पार्टी टू द सूट है, ठीक है, एक पार्टी है, बी दूसरा पार्टी हमारा सूट का, इन दोनों के बीच में चल रहा है सूट केस चल रहा है। उसके बाद बी बोलता है कि गो टू सी, बी जाता है सी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए, वो रिफर करता है सी को फॉर इंफॉर्मेशन, तो सी की जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी वो बन जाएंगी एडमिशंस अंडर सेक्शन 18, ठीक है। दीज स्टेटमेंट्स विल बिकम एडमिशंस सेक्शन 18 के अंडर। दिस इज आवर सेक्शन 18 ऑफ BSA एडमिशन का चैप्टर। Now we'll do the further sections, section 19, 20 and 21 in the next video. Thank you for watching the video.